गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। तो कल तक जो है हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। आई थिंक क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, और क्वांटम नंबर में कल मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा दिया था। तो 3 क्वांटम नंबर कल मैं आपको पढ़ा चुका था। नोट्स के बारे में बताने वाला था आज से, है ना बेटा। तो कल हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे और कल हमने रिवीजन भी कर लिया था। तो आज हम उसका रिवीजन दोबारा नहीं करेंगे। अब एक बात मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बता दूं, जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में एक बात है कि आप अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एक साथ यदि कैलकुलेट करते हो, मतलब यू कैन नॉट, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो वैल्यू है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो h/4 पाई होता है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। एग्जाम्पल, आप ये मानो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है बेटा। तो चूंकि बोर के मॉडल में बोला था कि उसकी पोजीशन निश्चित है, लेकिन जब वेव लाइक नेचर आया तो उसकी पोजीशन निश्चित नहीं थी। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप देखने जाते हो तो होता क्या है, वो थोड़ा सा फिजिक्स की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे मान लो यू वांट टू, इलेक्ट्रॉन को आप देखना चाहते हो ना, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एक वेव प्रयोग करनी पड़ती है, क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के आपकी आंख में जाती है। इधर कहीं पर लाइट जाएगी और आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। तो जो लाइट की वेवलेंथ उपयोग की जाती है, वो जो वेव होती है, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो जो वेव यूज की जाती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, यदि वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ी हुई या ज्यादा छोटी हुई तो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। तो फिजिक्स के, ऑप्टिक्स के ये कुछ रूल्स हैं जिसके अनुसार टू सी अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड शुड करस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन छोटा होता है कि बड़ा होता है, या बहुत ही ज्यादा छोटा होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसको देखने के लिए जो वेव हम प्रयोग करेंगे, क्या वो भी बहुत छोटी होनी चाहिए, वेवलेंथ उसकी बहुत छोटी होनी चाहिए? टू सी अ ऑब्जेक्ट, the wavelength of light used should correspond to the size of the object. To see a object precisely, the wavelength of light used should correspond to the size of the object. Now, since the size of the electron is very small, the wavelength should be used to be very small. Greater नहीं भाई, उसके उसके बराबर होनी चाहिए. To see a object, the light which are using you, its wavelength should be corresponding to the size of the object. यदि वेवलेंथ इस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा छोटी या बड़ी होगी तो हमको वो दिखाई नहीं देगा अच्छे से। तो वी शुड यूज द वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सिंस द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, द वेवलेंथ यूज्ड शुड आल्सो बी वेरी स्मॉल। पर हमको पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी ऑफ लाइट गिवन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब एनर्जी ऑफ लाइट गिवन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि इस, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, है ना, इस पे आकर के वेव पड़ी। वेव क्या करेगी, उसको इतना सारा एनर्जी प्रोवाइड कर देगी कि इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को देखने जाओगे प्रिसाइसली तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसनेस से देखोगे, उसकी पोजीशन को प्रिसाइसनेस से देखोगे, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप देखो, आइडियली मैंने आपको बताया था, आप किसी ऑब्जेक्ट को 100% प्रिसाइसनेस से देख सकते हो आइडियली। ऑप्टिक्स के नियम्स के अनुसार, नियम से मतलब नियम के अनुसार आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइसली देख सकते हो विद 0% एरर। क्या तुमने ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यदि आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं और सारी एक्यूरेसी आपकी 100% है, ये सब हाइपोथेटिकल है, लेकिन हाइपोथेटिकली फिजिक्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्रिसाइसनेस से नाप सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसको प्रिसाइसनेस से इसकी पोजीशन को देखते हो तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब इसका यदि मोमेंटम चेंज नहीं करना है तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी। एनर्जी कम करनी है तो वेवलेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
और यदि आपने वेवलेंथ को बढ़ा दिया, यदि आपने वेवलेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा कि आप क्या कहते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को फिर ढंग से देख नहीं पाओगे। तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा, मतलब जिस जगह आप देख रहे हो वो जगह सर्टेन नहीं रह जाएगी। आप सर्टेनली नहीं बता सकते हो कि इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक साथ जब आप मोमेंटम को, या एक साथ जब आप एक साथ मोमेंटम और पोजीशन को मेजर नहीं किया जा सकता है। यदि मोमेंटम को आप मेजर करने जाओगे तो पोजीशन मेजर नहीं हो पाएगी, और यदि पोजीशन को मेजर करने जाओगे प्रिसाइसनेस से तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जल्दी से बोलो यार, ये बात सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? जल्दी से बोलो, हो गई है क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। हाँ, तो हम नहीं नाप सकते हैं प्रिसाइसनेस से पोजीशन को, और प्रिसाइसनेस से पोजीशन को और मोमेंटम को। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? देखो, जो क्वेश्चन तुम लोग ऐसे पूछते हो जिनमें थोड़ा सा, सर ये क्वेश्चन का आंसर था क्या, पता नहीं बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर आप पूछ रहे हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो अच्छे से, है ना। कभी कभी आप लोग बहुत वियर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछते हो तो फिर मैं उसका आंसर नहीं देता हूँ। डाउट ग्रुप वाला, हाँ वो अभी बता रहा हूँ, डाउट ग्रुप वाला बता रहा हूँ, उसका आंसर नहीं है वो, अभी डाउट ग्रुप वाला बता रहा हूँ। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, ठीक है। तो आप जो है, तो अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ आ जाती है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो क्या आपको कुछ बात समझ में आई? जो मैंने आपको पुरानी बात थोड़ी सी अभी अभी समझाई, बात समझ में आई है कि आप प्रिसाइसनेस से दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं नाप सकते हो, बट अलग अलग एक्सपेरिमेंट में आप यदि मोमेंटम की केयर नहीं कर रहे हो तो पोजीशन आप 100% सर्टेनिटी के साथ नाप सकते हो, और यदि आप पोजीशन की केयर नहीं कर रहे हो तो मोमेंटम नाप सकते हो। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? क्लियर है इतनी बात सब लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। अब सुनो एक बात और, जो वहां पे है सवाल में, सवाल में ये लिखा हुआ था, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सवाल पे आपको कंफ्यूजन हुआ, उसमें लिखा था इट कैन मेजर up to a accuracy of 99.9%। अब बेटा अप टू अ एक्यूरेसी ऑफ 99.9%, इसका मतलब 99.9% तक तो एक्यूरेसी है, लेकिन 0.1% जो है वो एक्यूरेसी नहीं है। तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? 0.1 बाई 100, या 99.9, मतलब 0.01 आएगा, 0.01। तो 0.01 करेक्ट है, 99.9 0.1 आएगा, 0.1 आना चाहिए। 100 माइनस 99.9, कभी कभी खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है, 0.1 ही आएगा। 0.1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, इनटू वेलोसिटी जो भी दी थी, मान लो 2 इंटू 10⁻⁶ दी थी तो इनटू वेलोसिटी कर देते, ये बात हो गई, ठीक है ना। उसने बोला था अप टू 99.9%, ठीक है ना, अप टू 99.9%। दिव्यांश बेटा प्लीज डोंट टॉक which things which are not relevant to be talked in the class, ठीक है बेटा। आई सपोज दैट टॉपिक चल रहा है, हमको टॉपिक पे चलना चाहिए। आप क्या कर, आप पूछ रहे राकेश पांडे सर कल पढ़ाने क्यों नहीं आए थे? कुछ यार, मतलब कुछ तो डिग्निटी रखो क्लास की। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बीच में आपके इस बकवास सवाल का जवाब दूंगा? शैल आई स्टार्ट टेकिंग यू नॉन सीरियसली दिव्यांश? डोंट टॉक एनीथिंग हियर देयर, हाँ सिर्फ सब्जेक्ट पे चलो यार, अपन क्यों यहाँ वहां की बातें, है ना। चलो, हाँ उमर आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो बेटा। वेलोसिटी, ठीक। अब उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कुछ दिया था, शायद ऐसा बोला था कि ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था वो तो मैं भूल गया, मैं देख लेता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं नोट किया था वो क्वेश्चन। खैर, तो मैं एक बात में बता दूं, सुन लो आप मेरी बात को ध्यान से, चाहे वो एक्यूरेसी दे चाहे इनएक्यूरेसी दे, तुम एक बात सोचो, कोई किसी लेंथ को नाप रहा है, किसी लेंथ को नाप रहा है, तो उसके पास में उस लेंथ को नापने का इंस्ट्रूमेंट होगा ना। तो क्या उसकी इनएक्यूरेसी कभी 99.9% हो सकती है? क्या उसकी इनएक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कभी 99.9% हो सकता है? तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट 100 माइनस 99.9 ही लेना। अब ऐसा आपको क्यों बताया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ किताबों में इस भाषा में घुमाव फिराव है,
तो जब भी ऐसा घुमाव फिराव आए भाषा में, आप टेंशन मत लेना, आप 0.01 या 0.1/100 इंटू दिस कर देना। अब देखिए जरा, एक बच्चे ने बताया है क्या था उसमें, 0.01% एक्यूरेसी थी सर उसके ऊपर के क्वेश्चन में, 0.01 एक्यूरेसी थी उसके ऊपर के क्वेश्चन में, है ना। देखो, यदि वो ये बोल रहा है 0.01 एक्यूरेसी इज देयर, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी कितनी लेनी, तब भी अनसर्टेनिटी आप 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01% ऑफ गिवन वेलोसिटी देना। वैसे एग्जामिनर आपको भाषा सही देगा, देखो ये तो सिर्फ भाषा का फेर है और कुछ नहीं है। भाषा आपको एग्जामिनर क्लियर देगा, वो बताएगा इतनी अनसर्टेनिटी है, एक्यूरेसी अप टू लिख के देगा, ठीक है बेटा, एक्यूरेसी अप टू दिस। तो जो आपको दिया हो, हाँ 99.9% उसने दे दिया आपको एक्यूरेसी, मान लो, है ना बेटा, 99.9% दिया क्वेश्चन में, 99.9 दिया था ना, मैं 99.9 दिया था ना आपको, एक्यूरेसी अप टू 99.9, मतलब अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, 0.1, ऐसा आप ले लो, ठीक है बेटा, क्लियर थी बात। अप टू थी ना, अप टू का मतलब क्या हुआ, अप टू का मतलब हुआ 99.9% अपन एक्यूरेटली नाप सकते हैं, 0.1% एक्यूरेटली नहीं नाप सकते, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन को मुझे देखना पड़ेगा एक बार, उसमें भाषा क्या थी, यदि उसकी भाषा में कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, पर लेकिन मेरे को उसकी भाषा याद नहीं आ रही, मैंने क्या लिखा है देखो, देखूं जरा, कहीं तो लिखी थी मैंने, अब रुको एक सेकंड के लिए, रुको एक सेकंड के लिए रुको, मैंने कहीं तो लिखी थी, क्या थी भाषा, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁶ which is accurate up to 1%, एक्यूरेट अप टू 1%, एक्यूरेट अप टू 1%, मतलब 1% तक एक्यूरेट है। देखो बेटा, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये भाषा बहुत सुंदर नहीं है। एक्यूरेट अप टू 1% मतलब 99% तक क्या हो जाती है, इनएक्यूरेसी हो जाती है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, उसमें लिखा है एक्यूरेट अप टू 1% मतलब 99% क्या हो जाती है, इनएक्यूरेसी हो जाती है, वो भाषा नहीं देनी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए इनएक्यूरेसी ऑफ 1%, इनएक्यूरेसी ऑफ 1%, इनएक्यूरेसी ऑफ 1%, आप वो कर लो। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि एग्जाम में ये भी लिख के आ गया ना आपको, ये भी लिख के आ गया एक्यूरेट अप टू 1%, तो भी 1/100 ही लगाना, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि मेजरमेंट में 99% इनएक्यूरेसी हो। क्या बात समझ में आ रही है यार, कोई चीज जब मेजर करोगे, उसका इंस्ट्रूमेंट आपके पास हर चीज है, तो 99% इनएक्यूरेसी थोड़ी ना होती, क्लियर, कम हो सकता, हाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना बेटा, तो इसलिए आप वो 1% ही मान के लेना, हालांकि वो भाषा गलत थी, उस भाषा को आपको कर देना चाहिए इनएक्यूरेट अप टू 1%, ठीक है, इनएक्यूरेट बाई 1%। ओके चलो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज हमको क्वांटम नंबर से आगे बढ़ना था। चलो बेटा, हो गया ना आपने, हाँ क्वेश्चन में इनएक्यूरेट कर दो, खुश हो जाओ, क्वेश्चन में इनएक्यूरेट कर दो, खुश हो जाओ, ठीक है, ओके चलो। अब अपन आज क्वांटम नंबर कल पढ़ चुके थे, हमने 3 क्वांटम नंबर कल पढ़ लिए थे। 3 क्वांटम नंबर कल कौन कौन से पढ़े थे, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द्वारा हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते थे, है ना, और एंगुलर मोमेंटम किसका निकाल सकते थे, ऑर्बिट का, ऑर्बिटल का, किसका निकाल सकते थे, ऑर्बिटल का, और उसकी वैल्यू कितनी होती थी, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर, अंडर रूट के बाहर h/2 पाई, जिसको हम h हैश भी बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है बेटा सब लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, ठीक। एक ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम होता है, एक ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि होता है mvr, जो कि बराबर होता है nh/2 पाई के, करेक्ट है बेटा, ओके गुड। चलो, कल मैंने आपको ये बताया था कि, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कल मैंने आपको ये बताया था कि यदि मान लो, अब कुछ उसी को तीनों चीजों के आधार पे, मान लो n की वैल्यू 5 है, if n is equals to find possible values of l, हाँ भाई, यदि n की वैल्यू 5 है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l क्या होगी,
solution. बोलो बेटा. L can be बोलो बेटा. शाबाश. 0 1 2 3 4. ठीक है. If n is equals to 4, find which subshell is not possible. Which subshell is not possible? Solution: A, S, B, P, C, D, 4, F, 5. All are possible. All are possible. बोलो बेटा. The correct answer is 5. All are possible. क्लियर है बेटा. क्योंकि यदि n बराबर 4 है तो L बराबर कितना होता है? 0 1 2 3. 0 stands for S, P, D and F. करेक्ट है बेटा. चलो. If value of L, if maximum value of L is equal to 5, find the value of principal quantum number. If maximum value of L for a orbit is 5, find out the value of principal quantum number. The answer is 6. करेक्ट है बेटा. द आंसर इज 6. क्या ये सबको आ रहा है समझ में? किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलो और ले लेते हैं. If value of L is equals to 2, how many orbitals? If value of L is equals to 2 for a subshell, how many orbitals subshell possess? कितने ऑर्बिटल सबशेल में होंगे? बोलो बेटा कितने होंगे? 5. दिस इज 5. करेक्ट है बच्चों. सब क्वेश्चन आपको आसानी से बन गए. 2 नहीं बेटा, 5. -2 से लेके वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2. बोलो बेटा. क्या बात क्लियर सब लोग को? और 4-5 सवाल करवाता हूँ. जल्दी से आप इसको नोट करो. जल्दी से आप इसको नोट करो. झटापट फटाफट. बहुत ही जल्दी से. हो गया नोट? क्लियर है? आज की क्लास में कितने बच्चे थे? जब अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगी थी कितने बच्चे थे? तुम लोगों ने देखे थे क्या? 45 बच्चे थे. ओके ठीक है. लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा था, लेकिन आप यदि रिकॉर्डिंग में एक बार और देख लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा. मिटाऊं मैं इसको? क्लियर है? मिटा दूं. चले मिटा दे. ओके. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. देखो बेटा, हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास था टम तुम चकम चुदू which orbital
is not possible. Which subshell is not possible? 2p, 2s, 2d, 3f, both C and D. Yeah, the correct answer is, समर्थ ने आंसर दे दिया है, और भी कई बच्चों ने, अथर्व ने आंसर दिया है, बीच में एक बच्चे ने और दिया था। समीर थोड़ा सा और विचार कर ले बेटा, संदेश का आंसर सही है। कोमल बेटा अच्छे से विचार कर ले, कुछ बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों का आंसर गलत भी है। देखो भाई 2p क्या पॉसिबल है, तो ये n की वैल्यू होती है और ये l की वैल्यू होती है। बोलो बेटा, बोलो बेटा, जो शुरू में लिखी होती है n की वैल्यू होती है। यदि n बराबर 2 है तो l बराबर वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यदि n बराबर 2 है तो l बराबर 0, 1 हो सकती है। तो भाई हमारे पास 2s हो सकता है और 2p हो सकता है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है। बोलो बेटा, यदि n की वैल्यू 2 है, n बराबर 2 है, तो l बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, इसका मतलब 2s पॉसिबल है। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। अब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब अगेन 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, लेकिन 2d नहीं हो सकता है, क्योंकि d के लिए मेरे को कितनी चाहिए वैल्यू? l की वैल्यू 2 चाहिए थी, वो तो नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आया कि नहीं आया? इधर आजा भाई। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2 हो सकती है भाई। यदि 0 हुई तो 3s हो सकता है, 1 हुई तो 3p हो सकता है, 2 हुई तो 3d हो सकता है, लेकिन 3f तो नहीं हो सकता भाई। इसका मतलब ये सही आंसर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखते हैं। Which of the following quantum numbers are possible? Are possible? A, n बराबर 4 तो l बराबर 0 तो m बराबर 0। 2, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2। C, n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर 0। D, all are possible। All are possible। चेक, मैं सिखाता हूँ। कई बच्चों ने आंसर इसका बता दिया है, मैं आपको सिखाता हूँ। पहला ए ऑप्शन चेक करना है। ए ऑप्शन को चेक करें तो n बराबर 4 है तो l बराबर क्या क्या हो सकता है बेटा? n बराबर 4 है, l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। n lm होता है ना बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू होगी वो l पे डिपेंड करता है। l की टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है वो n पे डिपेंड करता है। तो l बराबर 4, n बराबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3 हो सकता है। और यदि ये l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक कोई भी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू तो -3 से लेके, अच्छा लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू 4 दी है, n की वैल्यू 4 दी है, l की वैल्यू कितनी दी है? 0। अब l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है,
n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, यहाँ l की वैल्यू 0 दी है तो क्या सही दी है? पॉसिबल वैल्यू तो हो सकती है ना भाई, आना बोलना पड़ेगा, पॉसिबल वैल्यू तो हो सकती है ना भाई, आना बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सही। अब l की वैल्यू यदि 0 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? m की वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब पहला वाला तो बिल्कुल सही, आना बोलना पड़ेगा, सब लोग को मानना पड़ेगा, सही सही है। अब दूसरा वाला चेक करें, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 हो सकती है, बोलो यार 0 1 2 हो सकती है, उसमें से कौन सी दी है? 2 दी है, एकदम करेक्ट है। अब यदि l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? m की वैल्यू -2 +1 0 +1 +2 हो सकती है, क्या उसमें से ही एक वैल्यू दी? हाँ -2 दी है, इसका मतलब ये पॉसिबल वैल्यू है, मतलब बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ? बेटा n पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड करता है ना, m की वैल्यू कितनी होगी वो l डिसाइड करता है, और l की वैल्यू कितनी होगी वो n डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब चलो ये अगला क्वेश्चन, n बराबर 4 l बराबर 3, क्या ये पॉसिबल है? सी देखो, n बराबर 4 तो l बराबर क्या हो सकता है? 0 1 2 3, 0 1 2 3 में से 3 वैल्यू दी है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? m की वैल्यू जब ये 3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, क्या इनमें से ही एक वैल्यू m बराबर 0 दी है तो 0 मिल सकती है, तो ये भी 3 ये भी 3, तो आंसर इज बी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? सर आपने 2 बार +1 लिखा है, ओके बेटा देख लेते हैं। हाँ सॉरी, ये -1 है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लो, अभी ऐसे 4-5 क्वेश्चन और कराता हूँ, अपने आप क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। m की क्या वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू डिसाइड करती है, इसकी नहीं। m की वैल्यूज यहां से डिसाइड होती है और यहाँ की वैल्यू यहां से डिसाइड होती है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक क्वांटम नंबर हम और पढ़ने वाले हैं, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू +12 या -12 कुछ हो सकती है ना। तो वो +12 या -12 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो अभी पढ़ाई नहीं, जब वो पढ़ा देंगे तो 2-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करा देंगे इससे कंबाइन करके, लेकिन पहले इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी। हम चाह रहे हैं थोड़ी मेहनत कर करके जल्दी से अपन अपना सिलेबस जल्दी भी करें और दूसरा अच्छा भी पढ़े, इसलिए आधे घंटे वाली एक्स्ट्रा क्लास है, जिससे एक से एक लेवल का क्वेश्चन भी करा दें, है ना बेटा। चलो हाँ बेटा, पीरियोडिसिटी पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो भाई अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां हमें पढ़नी है, आगे की कहानी पढ़ते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, which set of quantum numbers are possible? are ठीक है ना, चलो देखते हैं सोल्यूशन। n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर -1, b n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0, c n बराबर 4, c ऐसा देता हूँ, l बराबर 4,
m बराबर 0 एंड n बराबर n बराबर 3 एंड m बराबर 0 दी n बराबर 5 l बराबर 2 m बराबर -3। हाँ बेटा पहला वाला चेक करें, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर -1। n बराबर 4 है तो l क्या हो सकता है, इसी के ऊपर लिखते हैं। हाँ भाई, यदि n बराबर 4 है तो l बराबर क्या हो सकता है, l की वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3। तो क्या इन्हीं में से एक वैल्यू सिलेक्ट हुई है? बिल्कुल इन्हीं में से हुई है। कौन सी हुई है? 0। इसका मतलब ये करेक्ट। अब m बराबर -1 लिखा है, l बराबर 0 है, m बराबर -1 लिखा है, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू ये डिसाइड करता है। तो l की वैल्यू यदि 0 है, भले ऊपर आपको 0, 1, 2, 3 दिख रहा हो, लेकिन अब l की वैल्यू तो 0 सिलेक्ट हो गई। l की वैल्यू यदि 0 है तो m की वैल्यू 0 ही हो सकती है, इसलिए ऊपर वाला गलत है। अब तीसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला बाद में देखेंगे, तीसरा वाला देखते हैं। अब देखो इसमें ट्रिक क्या करिए, l बराबर शुरू में 4 लिख दिया, n बराबर 3 लिख दिया। अब बच्चा यहाँ देखेगा नहीं शुरू में क्या लिखा। अब n बराबर 3 है तो l बराबर 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि n यदि 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2 हो सकती है। तो ये गलत हो गया बेटा। ट्रिक समझ में आई? क्या किया मैंने n बाद में लिख दिया, l पहले लिख दिया। अब बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो उसका कचरा हो जाएगा। n बराबर 5 है तो l बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। क्या इनमें से एक वैल्यू ली? हाँ ली है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन m बराबर -3 नहीं हो सकता। अब इधर आ जाओ, n बराबर 3 तो l बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2 हो सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट लिया है, इधर 1 लिया है। अब यदि ये 1 है तो m क्या हो सकता है? -1, 0, +1 हो सकता है। बबीता एकदम सही आंसर है। क्या दो क्वेश्चन से कुछ कुछ बात समझ में आई? बहुत बच्चों ने बबीता आंसर दे दिया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं ही आपसे डिस्कस करूं खूब सुंदर तरीके से। सो मैंने आपसे इसको खूब सुंदर तरीके से डिस्कस किया। मेरी समझ में तो आपको आ जाना चाहिए, बाकी ईश्वर मालिक है, पता नहीं आया कि नहीं आया। बोलो भाई, आ गया? बच्चे बोल रहे हैं कि आ गया। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, फाइंड आउट टोटल वैल्यूज ऑफ m फॉर ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। फाइंड आउट टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर अ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में मौजूद है उसके लिए टोटल m की वैल्यूज पता लगा दो। ओके 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 ओके। 9 और 19 दो आंसर अभी तक बच्चों ने दिए हैं, और भी आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सही भी आंसर दे दें। थोड़ा सा प्लीज प्लीज थोड़ा सही आंसर दे प्लीज। टोटल वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना? n बराबर 4 है तो l बराबर कितना होगा? 0, 1, 2, 3। यदि l बराबर 0 हुआ तो कितनी वैल्यू होंगी m की? एक वैल्यू होगी जो कि 0 होगी। 1 है तो कितनी वैल्यू होगी? 3। 2 है तो कितनी होगी? 5। और 3 है तो कितनी होगी? 7। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाई? 0 एक वैल्यू होगी, -1, 0, +1 3 वैल्यू होगी, -2, -1, 0, +1, +2 5 वैल्यू होगी, -3 से लेके 16 आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? क्या आपको नहीं लगता हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ m एक ऑर्बिटल को शो करता है? m की पॉसिबल वैल्यू ऑर्बिटल को शो करता है, तो आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं किसी भी शेल में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? n² होते हैं। किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? n² होते हैं। बोलो भैया जी, बोलो भैया जी, किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं?
n स्क्वायर होते हैं, खेला खत्म बाबू। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको ये तरीका बताया कि कैसे आप इसको अच्छे से कर सकते थे। और डिटेल में बताऊं क्या इसको, और डिटेल में बताऊं क्या? और डिटेल में बताता तो कैसे लिखता, इसको जीरो लिखता, इसको क्या करता, इसको लिखता -1 0 +1, इसको क्या करता, इसको लिखता -2 -1 0 +1 +2, इसको क्या लिखता -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अरे बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार, बात समझ में आ रही है? तो टोटल वैल्यू कितनी होती, 1 3 5 7, टोटल कितनी 16। और एक एक बार में कैसे करना है, एक बार में कैसे करना है सर, ऑलरेडी टेकन अर्लियर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब सुनो, एक बार में कैसे करना है, एक बार में करना ऐसे है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल आपसे पूछा है, तो m की वैल्यू जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स अ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको निकालना था। बोलो बेटा, ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स अ ऑर्बिटल, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना था। सिंपल सिंपल, लिटिल स्टार नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है? क्लियर है। नो सर, आई मेंट दैट l बराबर 3, वी हैव टेकन ऑल अदर इन दैट बिफोर, शुडंट इट बी 7? नहीं नहीं परागी बेटा, ऐसा नहीं है बच्चे। देखो, ये जो वैल्यूज है ना, जो आपने परागी क्या बोल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। परागी ये बोल रही है कि आप ये वैल्यूज तो सर पहले ही ले चुके थे, ये वाली वैल्यूज 0 -1 0 +1 -2। तो ये बेटा जो m की अलग अलग वैल्यूज है बेटा, ये अलग अलग ऑर्बिटल के लिए हैं। तो ये जो जीरो वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू इज एसोसिएटेड विथ द वैल्यू ऑफ एल एज वेल। समझ रहे बात को? तो उनके अलग अलग मतलब है। ये एक जगह जो जीरो वैल्यू है उसका मतलब पी जेड ऑर्बिटल है, एक जगह जो जीरो वैल्यू है उसका नाम है पी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। तो वो अलग अलग है, 16 लेना पड़ेगा। बोलो बेटा, ठीक है। आई डिडेंट गेट द वैल्यू ऑफ, आई डिड नॉट गेट वैल्यू ऑफ एम इन प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा बेटा, ये वाला जो अभी चल रहा है या ये वाला जो इधर चल रहा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। कौन से वाले में m की वैल्यू नहीं आई बेटा समझ में आपको? बेटा जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है। जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 +1 हो सकती है, -1 0 +1 हो सकती है। अब उसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट की है। क्यों बेटा, रागनी आ गया बेटा समझ में? यही कंफ्यूजन था क्या बच्चे? हो गया कंफ्यूजन, क्लियर हो गया बेटा? यदि बच्चे l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 +1, उसमें से एक वैल्यू सेलेक्ट की है, इसका मतलब करेक्ट है। ठीक है, डनाडन, डनाडन, ठीक है ना? अब जो भी क्वेश्चन हो कहाँ पे पुट करोगे, डाउट ग्रुप पे। सर मतलब फिफ्थ शेल होगा तो 25 आंसर होगा क्या? अरे यार तुम लगा लो, फिफ्थ शेल होगा तो क्या 25 आंसर होगा क्या? ये पूछा है, फिफ्थ शेल होगा तो क्या 25 आंसर होगा क्या? क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m 25 होंगी? होंगी, और क्या होंगी? सिंपल है ना। यदि तूने 5 लिया तो n बराबर, यदि तूने 5 लिया तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मेरे भाई, l की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 हो सकती है। इसमें एक वैल्यू, इसमें 3 वैल्यू, इसमें 5 वैल्यू, इसमें 7 वैल्यू, इसमें 9 वैल्यू, कर लो प्लस 25 हो गया। और ट्रिक क्या है, n स्क्वायर, जिसकी वजह से तुमने एक सेकंड में बोला। आओ बेटा, ये जो रागनी को डाउट आया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये कई बच्चों को डाउट आता है थोड़ी देर बाद। जब समझाओ तब सबको समझ में आ जाता है, थोड़ी देर बाद जाके लगता है हाँ जरूर कोई गलती हो गई है सर से। कोई गलती नहीं हुई है। m की वैल्यू डिसाइड करती है, m की वैल्यू डिसाइड होती है l से, और l की वैल्यू डिसाइड होती है m से, ओ सॉरी n से। अपने से आगे वाला अपने से पीछे वाली वैल्यू को डिसाइड करता है, आगे वाला पीछे वाली वैल्यू को डिसाइड करता है। क्या ऐसे याद हो जाएगा? आगे वाला बताता है कि पीछे वाले की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं।
बोल लो अपने आप को ये सेंटेंस 4 बार। आगे वाला बताता है कि पीछे वाली की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन यहाँ आगे वाला है n, फिर है l और फिर है m। ऑर्डर गड़बड़ मत कर देना भाई, ऑर्डर यही रखना है। चलो तो अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको, ऐसा लग तो रहा है कि कुछ कुछ बातें आ रही हैं समझ में, है ना? हम्म। वाह भाई वाह, क्या बात कही। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल विथ n बराबर 6 एंड m बराबर 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in p orbitals with n बराबर 6 in p orbital with n बराबर 6 and m बराबर 0 कैन बी। बढ़िया क्वेश्चन। 0 कैन बी, सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि n बराबर जब 6 होता है तो कितनी बार m की वैल्यू 0 हो सकती है। n बराबर जब 6 होता है तो कितनी बार m की वैल्यू 0 हो सकती है। परागी बोली 6 बार हो सकती है, खुशी बोली एक ही बार 0 हो सकती है, कुछ ने बोला 1, कुछ ने बोला 6। अब एक दूसरे का आंसर टोप रहे हैं, 1 6 चल रहा है। और चलो एक बीच में 5 भी आ गया था। भाई थोड़ा दिमाग टाइप की चीज लगा लो प्लीज, प्लीज दिमाग टाइप की चीज लगा लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ईश्वर ने इधर 1500 सीसी का कुछ दिया है, उसको प्लीज इस्तेमाल। संदेश आपका आंसर बिल्कुल अलग है, जो कि बिल्कुल गलत है। पता नहीं बेटा, हो सकता है सही भी। लेट्स चेक, लेट्स चेक। n बराबर 6 में वो पूछ रहा है m की वैल्यू 0 कितनी बार है। भैया जी यदि n बराबर 6 है तो l बराबर क्या होगा, बोलो भाई। बहुत बढ़िया। 0 1 2 3 4 5 यही होगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यदि m बराबर n बराबर 6 है तो l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, दुनिया जानती है कि l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो l की क्या क्या वैल्यूज हुई, l की वैल्यू हो सकती है, if n बराबर 6 l can be 0 1 2 3 4 5। अब यदि ये 0 है, ये किसकी वैल्यूज है, l की वैल्यूज है, तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। कितनी बार m बराबर 0 है। वैसे तो इतना करने की जरूरत थी, हर बार m बराबर, एक सब शेल में m बराबर 0 एक बार ही आता है भाई। 6 सब शेल थे टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 सब शेल थे। जितने शेल, जो नंबर का शेल होता है उतने ही नंबर के सब शेल होते हैं। बोलो आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, आंसर क्या होगा अब ये बताओ। आंसर क्या होगा, 6 होगा या 12 होगा। आंसर 6 होगा या 12 होगा, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। आंसर 12 होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल विद n बराबर 6 एंड m बराबर 0। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ऑर्बिटल्स विद m बराबर 0 आर 6, therefore maximum number of electron are maximum number of electrons are
6 इंटू 2 बराबर 12 इलेक्ट्रॉन। क्या चमका कि नहीं चमका? यदि मैं बोलता इसमें n बराबर 6 एंड m बराबर -1 तो आंसर क्या होता? यदि मैं बोलता n बराबर 6 m बराबर -1 तो आंसर क्या होता? यार क्या फालतू का आंसर दे रहा है। सही है? नहीं नहीं, सही है, 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 फालतू नहीं है, सही है। बोलो आया समझ में? इसका आंसर ज्यादातर बच्चों ने 10 बोला जो कि करेक्ट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर 10 बोला जो करेक्ट है, क्योंकि -1 वैल्यू 5 बार ही आ रही है भाई। -1 वैल्यू 5 बार ही आ रही है भाई। आ गया? सर प्लीज रिपीट। अरे मेरे भाई, उसने बोला n बराबर 6 और m बराबर -1। अब m बराबर -1 कितनी बार आया है इसमें? गिन नहीं सकते क्या? एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, एक बार इधर आया। यदि तुमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, नहीं p ऑर्बिटल नहीं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं n बराबर 6 और m बराबर माइनस, हाँ p ऑर्बिटल में ही होगा। इधर भी p, ये वाला, अच्छा वो p ऑर्बिटल था। ओहो, तो क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दिया मैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल विद n बराबर 6 एंड m बराबर 0। वो गलती होगी मुझसे, वहां से p हटाना पड़ेगा, इन ऑर्बिटल्स करना पड़ेगा। वो मुझसे गलती हुआ है, मुझसे गलती हुआ है, क्योंकि उसका आंसर तो सिर्फ 2 ही रहेगा। उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। ये जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है आपको मैंने, सुनो आप मेरी बात को। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स विद n बराबर 6 एंड m बराबर 0 कैन बी, और वहां पे p ऑर्बिटल लिखा था, मैंने वो देखा ही नहीं मेरे भाई। p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, समझे? तो वो पूरा का पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाता। तो मैंने क्या किया, इतना सोल्यूशन गलत करने से अच्छा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या चेंज किया मैंने यहाँ से p शब्द को विथड्रॉ कर लिया। अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया इन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल विथ n बराबर 6। क्या सॉल्व करते समय मैं भूल गया वहां p लिखा हुआ है? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके चलो। अब इसी सवाल में उसने वेरिएशन ला दिया। इतना सबको आ गया समझ में? यदि मान लो बेटा n बराबर 6 है और m बराबर 0 है, इतने कितने ऑर्बिटल ऐसे हो सकते हैं? कितने ऑर्बिटल ऐसे हो सकते हैं n बराबर 6 और m बराबर 0? 6 हो सकते हैं। 6 हो सकते हैं। हाँ बोलना पड़ेगा यार, हाँ बोलना पड़ेगा यार। क्या 6 ऑर्बिटल के? बोलना पड़ेगा। बोलोगे बोलोगे, बोलने पड़ेगा, ठीक है ना? तो 6 ऑर्बिटल हो सकते हो। 6 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 12। 12, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ n बराबर 6 और m बराबर -1। चलो पूरा लिखो, n बराबर 6 m बराबर -1। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर होगा 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। चल भाई उतारो पूरा, उतारो पूरा। मैंने क्वेश्चन बदल लिया, n बराबर 6 m बराबर -1, 10 इलेक्ट्रॉन। चमका कि नहीं चमका? बोल दो यार, एक बार बोल दो यार, चमक गया है ना? चमका ना? चमका ना? चमका ना? चमका, 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 ओके चमका, चमका, सबको चमका, ठीक है ना? यदि किसी को नहीं चमका तो आप ग्रुप पे डायरेक्ट डाल दो, शर्माया मत करो, ग्रुप पे डायरेक्ट डाल दिया करो। चलो भाई, ठोपो ठोपो ठोपो। उसके बाद अगला सवाल कराता हूँ। बेटा बहुत सारा है पढ़ाने को, प्लीज जल्दी टोप लो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जल्दी टोप लो। ये केमिस्ट्री, ठीक है ना? धनाधन धनाधन, ठीक है ना? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर आ गया ना समझ में तुम लोगों को? हाँ चमका, बहुत बढ़िया। कैसे वैल्यूज निकालनी है पता लग रहा है ना? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई। अरे यार वो मैंने मिटा दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि p ऑर्बिटल लिखा होता, यदि p ऑर्बिटल लिखा होता, ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि p ऑर्बिटल लिखा होता तो आंसर पता कितना आता? 2, क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा यदि ऊपर d लिखा होता तो आंसर क्या होता? यदि ऊपर d लिखा होता तो आंसर क्या होता? तो भी आंसर 2 ही होता, क्योंकि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। यदि कोई ऑर्बिटल लिखेगा तो ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन इतना बड़ा और सोल्यूशन कुछ भी नहीं, ठीक है?
चलो भाई, सर ऑर्बिटल वाला नहीं आया। अरिपा जी, इफ n बराबर 6 एंड m बराबर 0, फाइंड आउट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन that can be filled in. If n बराबर 6, m बराबर 0, find out maximum electron that can be filled in. A p orbital. In a p orbital. सुनो भाई, आंसर 2 है। आरिफा जी, इस जब ये पूछा ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन पी ऑर्बिटल, इस वैल्यू का कोई रेलेवेंस ही नहीं, क्योंकि बेटा किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होती है, वो कोई सा भी ऑर्बिटल क्यों ना। पी सबशेल होता तो आंसर बदल देते। अभी चलो इसको, किसी बच्चे ने पूछा कि सर जी थोड़ा सा चेंज कर दो, चलो भाई थोड़ा सा चेंज कर देते। अरे आप आइडिया दो, मैं आपके अच्छे क्वेश्चंस को हरदम वेलकम करता हूं। तो उसने बोल दिया n बराबर 6, m बराबर 0, फाइंड आउट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अच्छा, m की वैल्यू भी उसने दे दी है ना, m की वैल्यू दे दी है तो फिर सिर्फ ऑर्बिटल के साथ ही हो सकता है। फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन, दैट कैन बी filled in a p orbital, b d orbital, c f orbital, d s orbital। क्या आंसर होगा? दो 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 दो, बस खत्म। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, सबका आंसर दो भाई। ऑर्बिटल की बात चल रही है। आ गया, बस इतने पे आ जाना चाहिए, बहुत हुआ। हम्म, ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, करा दिए मैंने आपको क्वेश्चन बहुत सारे, है ना। एक बात और बता देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर required for maximum number of quantum number required for knowing position of electron, position of electron. Solution: A 1, B 2, C 3, D 4. The correct answer is 3. The correct answer is 3. पोजीशन पता लगानी है इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन 3 से ही पता लग जाती है किस ऑर्बिटल में मौजूद है वो।
किस स्पिन में मौजूद है, उसके लिए हमें चौथा क्वांटम नंबर चाहिए रहता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन की सिर्फ हमें पोजीशन ही पता लगानी है, तो सिर्फ पोजीशन पता लगाने के लिए हम सिर्फ पोजीशन पता लगाने के लिए 3 क्वांटम नंबर बहुत होते हैं। आई होप सो मैं आपको सारे सवाल करा चुका हूँ जहां जहां आपको दिक्कत आ सकती थी, और इतना बहुत है। ठीक है बेटा, एक और सवाल बोलता हूँ जल्दी से, है ना। फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n प्लस l बराबर 7। हाँ भाई, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, n प्लस l बराबर 7। देखें कितने इंटेलिजेंट हो, आज क्लियर आ रहा है। चार बोले, परागी ने 4 बोला, एक ने 3 बोला। सर आई हैव पुट माय डाउट। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट डाल दो बेटा, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपका डाउट क्या है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम हटा दे फिर, कहाँ पे बेटा, मैक्सिमम हटा दे फिर तो 0 होगा। मिनिमम इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। हाँ भाई, बेटा आप डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना। बच्चे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो, जिसने भी जो भी पूछा है डाउट ग्रुप पे डाल दो, है ना। इसका आंसर बताओ। n प्लस एल बराबर 4। एक बच्चा परागी ने आंसर इसका सही दे दिया। अथर बोल रहा है इनफाइनाइट हो सकता है। भूमिका बोल रही है 2 3 4। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। भाई n की वैल्यू हम क्या करें, 7 मान लें, l की 0 मान लें, ये एक हो सकता है बेटा। इसकी वैल्यू 6 मान लें, इसकी वैल्यू 1 मान लें, ये एक हो सकता है 6। अब भी बता दो आंसर यार, यदि किसी को आ रहा हो अब भी बता दो यार। हाँ, अब बहुत सारे आर्यभट्टा मैथमेटिशियंस उन्होंने आंसर बता दिया है। चल भाई, 7 प्लस 0 बराबर 7, 6 प्लस 1 बराबर 6, 5 प्लस 2 बराबर 7, 4 प्लस 3 बराबर 7। यहाँ पे ये n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है। और फिर 3 प्लस 4 बराबर 7, और फिर 2 प्लस 5 बराबर 7, और फिर 1 प्लस 6 बराबर 7, और फिर टकलू प्लस 7 बराबर 7। तो इस तरीके से 6 8 हो गई ये तो भाई, ये तो 8 हो गई भाई। हाँ, हृदय हृदय ने बोला है नॉट पॉसिबल। तो भाई ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 4, जो कि कई बच्चों ने सही बोला था। क्या सबको क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या सबको आ गया क्वेश्चन? हाँ, परागी ने सबसे पहले बोला था। सबको आ गया समझ में? चलो भाई नोट कर लो झटाफट फटाफट। इसके बाद मैं आपको नोट्स के बारे में बताता हूँ। मेरे को बहुत जोर से नोट पढ़ाना है आपको, बस खत्म बात। ठीक है, चलो। आ गया, टॉप भी लिया सबने, बहुत बढ़िया। चलो तो मैं इसको बैठा देता हूँ। भाई तुम लोग कितने घंटे सोते होगे लगभग? जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ बोर्ड सूखेगा। सुनो, यदि आप में से कोई भी बच्चा 7 घंटे से कम सोता है तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको एक बार बता दूं। और प्लीज ऐसी गलतफहमी कोई मत पाल लेना कि सर को क्या पता कंपटीशन क्या होता है, सर की जिंदगी इसी में निकल गई। सिर्फ ज्ञान बांटते बांटते नहीं, पढ़ते पढ़ते भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 7 से 8 घंटे से कोई बच्चा यदि कम सो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल सदा पुअर रहेगा, और उसे ऐसा लगेगा वो बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई के अनुपात में कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं? और उसका बार बार ध्यान पढ़ाई से उचकेगा। वो किताब के सामने तो बैठा रहेगा, लेकिन वो सोचता यहाँ वहां रहेगा। तो पहली बात, 7 घंटे से कम सोना नहीं है। टोटल दिन में घंटे होते हैं 24। 8 घंटा सो, 8 घंटा पढ़ो, 4.5 घंटे ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। बाकी 3.5 घंटे जीवन में जो जो कार्य करने हैं आप कर सकते हो, स्वतंत्र है। आप चाहें तो 3 घंटा फिजिक्स, 2.5 घंटा केमिस्ट्री और 2.5 घंटा बायो पढ़ सकते हो। यदि आपका बायो और तेजी से हो जाता है तो 3 3 2 के भाग में आप बांट सकते हो।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? यदि कोई चैप्टर 30 दिन चला है बायोलॉजी का तो उसके 30 रिवीजन होने चाहिए। यदि कोई केमिस्ट्री का चैप्टर 30 दिन चला है तो उसके 30 रिवीजन होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपके कचरे होना तय है और टेस्टवा में नंबर भी नहीं आएंगे। ज्ञान प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरा ज्ञान और देता हूं जब तक बोर्ड सूख रहा है। यदि कोई चीज आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कम समझ में आ रही है, सब्जेक्ट कोई भी हो, उस सब्जेक्ट के मार्ट साहब का लेक्चर दोबारा सुन लिया जाए, दोबारा तिबारा सुन लिया जाए, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उन्हीं मार्ट साहब का जिन्होंने पढ़ाया है लेक्चर दोबारा सुन लिया जाए, आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे। टेस्ट हुआ में आपकी समझ भी बढ़ जाएगी, सब्जेक्ट भी ज्यादा आपसे लगेगा। यदि किसी चीज के क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस टॉपिक की आप वापस से रिकॉर्डिंग सुनो, फिर उसी का क्वेश्चन ट्राई करो, सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना? बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं, अप्लाई कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक टर्म होता है नोड। इट इज ए spherical area or a plane or a conical area, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे जो नोन चीजें उनमें तीन ही चीजें होती है, या तो स्फेरिकल होता है, प्लेन होता है, कोनिकल होता है, और भी चीजें हो सकती है वैसे। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को POFE बोलते हैं, ऑफी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। क्लियर है बेटा? अब आप समझना इस बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं नोड। ठीक बेटा? नोड दो प्रकार के होते हैं, नोड आर ऑफ टू टाइप्स, नोड आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रेडियल नोड, इनको हम स्फेरिकल नोड्स भी बोल सकते हैं। नंबर टू, एंगुलर नोड्स, नॉन स्फेरिकल नोड्स भी बोल सकते हैं। तो रेडियल नोड क्या है? इट इज अ स्फेरिकल एरिया ना, पहले अपन चलो लिख देता हूँ। इट इज ए स्फेरिकल एरिया अराउंड न्यूक्लियस where कॉफी इज जीरो। ठीक है ना? एंगुलर नोड, जनरली इट इज ए प्लेन, नॉट ऑलवेज। यदि आप कई बार बुक्स में नेट पे देखोगे तो वो बोलेगा इट इज अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इट इज नॉट ऑलवेज प्लेन, बट जनरली इट इज अ प्लेन। इट इज अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन भाषा तो समझ में आ रही है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य है, जीरो है। ठीक। अब बेटा टोटल नंबर ऑफ नोड्स यदि देखना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं बच्चों, वो बराबर होते हैं n-1, वेयर n इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा? ये टोटल नंबर ऑफ नोड है। और जो एंगुलर नोड होते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो होते हैं बच्चों,
वो बराबर एल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? क्या वो n माइनस वन माइनस एल हो जाएगा? क्योंकि टोटल नोड बराबर एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। टोटल नोड बराबर रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ये है n माइनस वन माइनस एल और एंगुलर नोड है एल के बराबर। इन दोनों को सम कर दो तो n माइनस वन आ जाता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद हो गया। टोटल नंबर ऑफ नोड n माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड l एंड टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस वन माइनस l। अब इनकी थोड़ा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगा मैं आपको। रेडियल नोड का, एंगुलर नोड का थोड़ा मतलब वो पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए समझना भी उसको मुश्किल पड़ता है, बिकॉज बहुत सारा मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट्स, पता नहीं किस किस प्रकार की ज्योमेट्री लग जाती है, वो मैथ्स वालों को भी अभी समझ में नहीं आती इस लेवल पे। तो तुम तो फिर भी बेटा काफी गरीब हो मैथ्स के मामले में। मिटा दूं क्या इसको मैं? आप जब बोलें तब, आप जब बोलें तब। पर मुझे ऐसी फील आ रही है कि बच्चे ना थोड़े, क्योंकि मैंने आपको शुरू के मंथ में तो देखा नहीं कि आपका जोश कितना हाई था। सेकंड मंथ में मैंने आपको देखना चालू किया और ये आपका दूसरा महीना है पढ़ते हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों में हल्का हल्का फेटीग है। क्लास अटेंडेंस से भी समझ में आता है कि 4 बजे मैंने देखा था लगभग 60 के करीब बच्चे थे, फिर वो बढ़ के 100 के करीब हो गए, अब पता नहीं इस समय कितने हैं, बट फेटीग दिखाई दे रहा है। अब 117 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सॉरी बॉटम पार्ट वाज नॉट विजिबल, कि आप प्लीज अपने जोश को कंट्रोल में रखें। यदि वो नीचे चला गया ना तो किसी पे असर नहीं पड़ेगा उसका, आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा। तो आपको जोश अपना बनाए रखना है, समझे? बिल्कुल जोश बनाए रखना, जोश। मिटा दो बेटा, चले और खाए। यदि किसी को लग रहा है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है या कोई समस्या आ रही है, मैं हरदम आपका फोन उठा लेता हूँ, मैं आपको बताऊं। और यदि फोन ना उठाऊं तो आप मेरे को मैसेज पुट कर दिया करो। जब मेरी तबीयत खराब थी तब मैं फोन नहीं उठाता था किसी का, लेकिन अभी जब से तबीयत ठीक हुई है मैं सबका फोन उठा लेता हूँ, सबको ज्ञान देता हूँ। तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कभी, लेकिन प्लीज एटिक फेटिक मत लगा लेना अंदर से। अभी सब बढ़िया चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं आ रही ना? सब अभी अच्छा चल रहा है ना तुम लोग का? सब सही, सब ऑल राइट? केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब मस्त चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। नो समस्या, बहुत अच्छी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, संभवी थोड़ी सी मेहनत करो बेटा। संभवी यदि आपको मान लो केमिस्ट्री में कम समझ में आती बात है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। कैसे? लेक्चर को दोबारा देखना चाहिए बेटा, है ना? जो चीज समझ में नहीं आए ना वो लेक्चर दोबारा, ठीक है ना? क्लियर है? जैसे संभवी आपने मेरे को ईमानदारी से बताया सर केमिस्ट्री मेरे को कम समझ में आता है, तो पहली बात, दो दो लेक्चर बटे हुए हैं। एक हाई लेवल का लेक्चर है, जो हाई लेवल का लेक्चर है उसको उसको वो कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैं आधे घंटे वाली क्लास ले रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेक्चर में यदि कोई बात कम समझ में आए तो रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा करो, ठीक है? और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता दिया करो। मूल कंसेप्ट तो मैंने आपको एक क्लास ले ली थी अभी, मानस मैंने बेटा देख लिया फिजिक्स का आपका प्रॉब्लम। अगेन वही काम करो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या काम? मानस, सर के लेक्चर को एक बार और देखो,
और फिर यदि आपको पूरा लेक्चर याद है और सर ने जितने क्वेश्चन कराए वो सारे आपने अच्छे से कर लिए, फिर भी कम समझ में आ रहा है, तब फिर आप सर से बात करो। जैसे मेरे को एक बच्चे ने, अभी मैं उसका नाम भूल गया, देखो क्या नाम था वो बच्ची का, जिसने बोला सर मेरे को केमिस्ट्री कम समझ में आता है, कभी कभी बोला, ऐसा बोला, कभी कभी कम समझ में आता है। मैंने ईमानदारी से आपको बोल दिया। अब आपको क्या करना है, जो चीज समझ में नहीं आती वो मेरे लेक्चर से देखनी। रागनी ने भी बोला, रागनी को भी समझ में कम आती है केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले वो लेक्चर को दोबारा देखना चाहिए जो लेक्चर कम समझ में आए। आप अच्छा ईमानदारी सोचो, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो फिर? सोचो बेटा, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो? यदि आपको कोई चीज में कम समझ में आ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो रही है। तो आप उस एरिया में अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा लो, ठीक है ना बेटा? उस एरिया में आप अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा लो, बस आपका काम बन जाएगा। और फिर जो प्रॉब्लम आए वो आप मेरे को बता दो अलग से। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी फिजिक्स की बात मत करो, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वो चीज मेरे को अलग से बता दो, फोन करके बता दो कि सर हमको ये वाली बात नहीं आई समझ में, काम बन जाएगा। रात को लगा लिया करो फोन, कब? 8:30 के बाद, 8:30 के बाद, ठीक है ना? आ गया ना समझ में? ओके, ओके, प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। रिवाइज करने के लिए मैं आपको पूरे लेक्चर देता हूँ, रिकॉर्ड करके देता हूँ, प्लीज उसको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है ना? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। सर व्हाट इज पी ऑर्बिटल? हृदय, पी ऑर्बिटल क्या होता है? कल बेटा, कल की क्लास आपने अटेंड नहीं करी होगी हृदय। हृदय, कल की क्लास अटेंड करी है आपने? करी है, तो उसमें पी ऑर्बिटल बना के बताया था ना बेटा। वो ऐसा डंबल शेप का पी ऑर्बिटल बताया था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वही तो होता है पी ऑर्बिटल। ठीक है ना? दैट इज इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो भी समस्या है वो मेरे को अलग से बता देना, ठीक है ना? जिस जिसकी जो जो समस्या है, अलग से बता देना। फिर जो मैं बोलूंगा वो करना, और फिर मुझे बताना सर प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई, ठीक है? सर कैन देयर बी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन अ डी ऑर्बिटल? अरे परागी, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं डी ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन में बस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं 10, लेकिन अपन ने पूछा कैन देयर बी 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल में नहीं हो सकता, ऑर्बिटल्स में तो होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक की कहानी चली कुछ कुछ नोड के बारे में, है ना? तो नोड कितने प्रकार के होते हैं? चलो अब लिखना बंद करो, चलो लिखना बंद करो, सब लोग लिखना बंद करो, पढ़ना चालू करो। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। जो भी 2-3 बच्चों ने मेरे को बोला है कि उनको समस्या आती है, आप मुझसे फोन पे बात कर लेना, ठीक है? चलो, सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स बराबर क्या होता है, जल्दी बोल यार, n-1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होता है? नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होता है, जल्दी बोलो, l। और नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, रेडियल नोड कितना होता है? n-1 - l। करेक्ट है? अब सुनो, कौन बताएगा मेरे को 4s ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड? फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन ऑर्बिटल के नाम दे देता हूं, 4s, 4, 5f, 3d, 6p। हाँ भाई, 3 में डिवाइड कर दें। टोटल नंबर ऑफ नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड। चलो सबके आंसर। हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होता है बेटा? उसका फॉर्मूला याद है सबको? टोटल नंबर ऑफ नोड n-1, याद है?
एंगुलर नोड क्या था, एल के बराबर, रेडियल नोड n माइनस वन माइनस एल। बताओ भाई कितने होंगे, यहाँ पर क्या लिख दो, शाबाश 3 लिखूं, 4 माइनस वन 3, यहाँ पर 4, 5 माइनस वन, n माइनस वन, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हियर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा 3 माइनस वन कितना आएगा 2, 6 माइनस वन कितना आएगा 5, बोलो हो। अच्छा एल की वैल्यू कितनी आएगी 4s में, क्या लिखो बेटा, शाबाश 0 आएगी। एल की वैल्यू 0 होती है, एस ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू तो शून्य आएगी। चलो इसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी, 3 आएगी बेटा, 0 एस, 1 पी, 2 डी, 3 एफ, एफ था तो 3 आई, यहाँ पे बेटा कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल मतलब एल की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, बोलो बेटा। और 6p, एन की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं 5, p है तो ये कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। एल की वैल्यू किससे डिसाइड होती है, एस है तो 0। अब यदि कोई बच्चा है बोले सर अब मेरे को यही याद नहीं रहता, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आपकी कोई टीचर फिर मदद नहीं कर सकता है। यदि आपको पुराना लिटरेचर याद नहीं है तो वो कुछ भी कर ले, वो मीठी मीठी बातें कर सकता है, मूर्ख बना सकता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं सिखा पाएगा, रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। पुराना तो याद होना चाहिए, वो तो हमें याद करना पड़ेगा। तो एस है तो एल की वैल्यू 0 है, एफ है तो एल की वैल्यू 3 है, डी है तो एल की वैल्यू 2 है, और पी है तो एल की वैल्यू 1 है। अब दिस माइनस दिस बराबर दिस, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो ये बनता है, तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 4 आ गया। क्या बात क्लियर है? तो क्या आपको सबको मैथमेटिक्स समझ में आ गया इसका? 4 क्वेश्चन करा दिए एक साथ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड आ गए समझ में, रेडियल नोड भी आ गया समझ में, एंगुलर नोड भी आ गया समझ में, सारे नोड आ गए समझ में, आना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर, क्लियर। एल की वैल्यू सर फिर से बता दो भाई, क्या करते हो तुम लोग, पढ़ते लिखते नहीं हो मुझे लग रहा है। एस सब शेल है तो एल की वैल्यू होती है 0, पी सब शेल है तो एल की वैल्यू होती है 1, डी सब शेल है तो एल की वैल्यू होती है 2, और एफ सब शेल है तो एल की वैल्यू होती है 3। विश्वास करो यदि ऐसे पढ़ाई करोगे तो फायदा नहीं होगा आपको पढ़ने से, सच बोल रहा हूं मैं आपको। प्लीज ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। प्रिंसी जी अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, थोड़ा सब्र रख लो। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? ठीक है, कर लोगे पूरा अच्छे से? ठीक है चलो, अब आज का समाप्त यहाँ करते हैं हम लोग। कल मैं आपको ये नोट्स ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे हम इन नोट्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और पुराना ईमानदारी से पढ़ो, अभी समय गया नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन चालू कर दो अच्छे से और आपको मस्त हो जाएगा मामला, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, होमवर्क मैं आपको डाउट ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है, बाय। होमवर्क डाउट ग्रुप पे दूंगा, डोंट वरी। बाय बच्चों।